नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और शाम के 5 बज चुके हैं और ये समय होता है उस खास बुलेटिन का जिसमें हम आपको दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें बताते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए और अगर किसी खबर का अपडेट आप नहीं ले पाए हैं तो उससे आप अपडेट हो जाए। तो इजाजत दीजिए अनंत और श्वेता को बुलेटिन की शुरुआत करने की। बिल्कुल, तो इसी इजाजत के साथ जो हमने ले ली है, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर की। तो सबसे पहले बात हम करेंगे जोशीमठ को बचाने की। जी हां, जिसके लिए राज्य सरकार एक्शन में है। लोगों को नई जगह पर बसाने के लिए सीएम धामी के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई जिसमें राहत कार्य को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया गया। साथ ही लोगों को बचाने के लिए उन मकानों और होटलों को ढाने का काम शुरू हो गया है जिसमें ज्यादा दरारें हैं। कार्रवाई की शुरुआत 2 होटल से होगी। दोनों में दरारें आ चुकी हैं। दोनों होटल पीछे की तरफ झुक रहे हैं। ढहाने का यह काम एक साथ नहीं होगा बल्कि एक एक कर इन होटल्स और मकानों को गिराया जाएगा। अगर इन मकानों और होटल्स को नहीं ढहाया गया तो इनके नीचे बने दूसरे कई मकान भी चपेट में आ सकते हैं और लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। और अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। भीषण ठंड में उनकी यात्रा जारी है। हरियाणा का पड़ाव अंबाला में पूरा हो गया। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले आज दोपहर राहुल गांधी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और वहां माथा टेका। उनके साथ ही कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भी भीड़ स्वर्ण मंदिर पहुंची। अमृतसर के बाद आपको बता दें राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कल मंडी गोविंदगढ़ से होकर गुजरेगी। खन्ना में रात्रि विश्राम होगा। हर दिन ये यात्रा 2 चरणों में होगी जिसमें करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो आपको बता दें, तस्वीरों में आप देखिए स्वर्ण मंदिर में पहुंचे हैं राहुल गांधी मत्था टेकने के लिए और बिल्कुल तल्लीन नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरे देश को उनकी जोड़ने की कोशिश है एक छत्र के नीचे, और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की जो ये मुहिम है उसकी सफलता के लिए भी मन्नत मांगने के लिए गोल्डन टेम्पल पहुंचे हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बख्तरबंद कोर्स सेंटर और स्कूल में अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। यहां पर अग्निवीर के पहले बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें अग्निवीर जमकर पसीना बहा रहे हैं। यहां करीब 1800 अग्निवीरों की ट्रेनिंग चल रही है। सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और सुबह 6 बजे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पहचान होने के बाद रनिंग से ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। इसके बाद रोलिंग, डिप्स, आर्म्स एंड लेग्स जैसी एक्सरसाइज कराई जाती है। साथ ही रस्सी पर चलने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग के जरिए दरअसल अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा हो रही है जिसमें वो खुद को तपाकर देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं धरती के स्वर्ग की रौनक। बिल्कुल ठीक समझे हैं आप, हम बात जम्मू कश्मीर की ही कर रहे हैं जहां इन दिनों मौसम बाकी देश के हिस्सों की तरह, खासकर उत्तर भारत की तरह सर्द है और सर्दी के इस मौसम में यहां के नजारे बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी सर्दियों का मजा लेने के लिए पहुंचे हैं। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर डल झील तक पर्यटक मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्यटकों को सबसे ज्यादा जो पसंद आ रहा है वो है शिकारा। शिकारा यानी कि पानी में तैरता हुआ मकान। आपको बता दें डल झील में ऐसे कई शिकारे हैं जहां पर सैलानी ठहरे हुए हैं। इन शिकारों तक नाव की मदद से पहुंचा जाता है। इसके अलावा यहां डल झील में लोगों को बोटिंग का मजा भी लेते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जरा तस्वीरों में बता दूं क्योंकि खुद मैं गई हुई हूं यहां पर। दरअसल शिकारा जो है वो लेकर जाता है आपको मुख्य सड़क से हाउस बोट तक। शिकारे में आप घूमते हैं और हाउस बोट में आप रुकते हैं। तो ये जो आप एक तरफ देख रहे हैं हाउस बोट, ये स्टेशन होते हैं, यहीं पर लगे हुए होते हैं। और ये जो लोग देखिए उतर रहे हैं, दरअसल ये लोग शिकारे से आ रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी किश्तियां होती हैं उसे शिकारा कहते हैं। और उसमें लोग श्रीनगर का जो मुख्य मार्ग है जहां पर मूवमेंट होती है या फिर शॉपिंग मॉल्स या फिर छोटे छोटे शॉप्स हैं, वहां से आप उतरकर एक पॉइंट पर आते हैं और वहां से शिकारा आपको लेकर इन हाउस बोट्स तक आता है। और हाउस बोट में इन दिनों आपको बता दें कि जबरदस्त बुकिंग चल रही है, पूरी तरह से बुक्ड है ये हाउस बोट्स। पर्यटकों की यहां पर भीड़ है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और क्या बोल सकते हैं, मतलब जो आंख में देख लिया है ना, मतलब और कुछ नहीं। बहुत बहुत सुंदर लगा कश्मीर, बहुत सुंदर लगा। सबको आना चाहिए यहाँ पे। डल लेक तो मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे तो अभी हमको रील्स बनाना है तो इसलिए मेरे को और भी मजा आ रहा है कि ये जगह बहुत सुंदर है। जन्नत जन्नती है एकदम।
बहुत हाँ, बहुत 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 टूरिस्ट आना चाहिए यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे उन लोग को समझ में नहीं आएगी कि कश्मीर क्या है। जो लोग आ गए हैं उन लोग को पता है कि कश्मीर क्या है। जिन्होंने टूरिज्म की बढ़ाने की कोशिश की, और जैसे कि स्टार्ट से ही रहा, कोविड का 50% उसमें बेनिफिट आया, ताकि लोग तरस रहे थे श्रीनगर आने के लिए, ग्रीन वैली को देखने के लिए। तो ये जो 2022 रहा, मार्च से ही स्टार्ट सही रहा और एंड तक भी सही रहा। अब उम्मीद है इंशाल्लाह 2023 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट विल रन। चलिए अब बात कर लेते हैं पहाड़ों की रानी शिमला की, जहां पर सैलानियों का जुटना जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार यानी कि कल के बाद शिमला समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे में बर्फबारी की चाहत सैलानियों को यहां पर खींच लाई है। शिमला की शान कहे जाने वाले रिज मैदान पर सैलानियों का जमावड़ा है। यहां के खुशनुमा मौसम में सैलानी घुड़सवारी समेत अलग अलग तरीकों से छुट्टियों का आनंद उठा रहे हैं। सभी को लग रहा है कि उनकी बर्फबारी की मुराद जल्द ही पूरी हो जाएगी। आपको बताएं कि जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश के, केवल शिमला ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है और बर्फबारी और बारिश होने की वजह से मौसम और सर्द हो सकता है। फिलहाल जो तापमान शिमला का बना हुआ है वो सुहाना मौसम है इस समय यहां पर, और सैलानी इस सुहाने मौसम का भी जमकर मजा ले रहे हैं। अब सबको इंतजार है जो बर्फबारी की आस में वहां पर गए हैं कि शिमला में भी उन्हें बर्फबारी देखने को मिले। हालांकि जो ऊपरी इलाके हैं, शिमला से ऊपर के जो इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी का पूर्वानुमान है और उम्मीद जताई जा रही है कि शिमला में भी बर्फबारी का जो ये नजारा है ये लोगों को देखने को मिल सकता है। सिलसिला अभी चलेगा अगले 48 आवर्स, लेकिन उसके बाद जो है चेंज होने वाली तस्वीर बदलेगा, क्योंकि 11 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ रहा है, तो वो सक्रिय है। उसके आने से 11 से 13 तारीख तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, बर्फबारी होगी। पहले भी 2 बार आ चुके हैं, लेकिन अभी इट्स बेटर नाउ, मतलब कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। वेदर हमें एज कंपैरेटिव टू चंडीगढ़ हमें यहाँ पे बेटर लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा है, फॉग वगैरह ज्यादा है और ठंड वगैरह ज्यादा है। तो एज कंपेयर टू चंडीगढ़ शिमला इज बेटर। दिल्ली एनसीआर के लोग जल्द ही मिनी आइलैंड का मजा ले सकेंगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद के मसूरी इलाके में ये मिनी आइलैंड है जो 50 एकड़ में फैली झील के बीच में बना हुआ है। इसे बनाया है गाजियाबाद के रजनीश कुमार ने। रजनीश ने बीटेक की पढ़ाई की है, फिर 14 साल तक देश विदेश में नौकरी भी की, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर मछली पालन का काम शुरू किया। एक नई सोच के साथ उन्होंने गाजियाबाद के मसूरी में इस बेकार पड़ी 50 एकड़ की जमीन को सरकार से लीज पर लिया और अपने पैसों से इसे डेवलप किया। इसे तैयार करने में लगभग 3 साल लगे और 5 करोड़ रुपए का खर्च आया। अब उन्होंने सरकारी मंजूरी के बाद इस झील के बीचों बीच मिनी आइलैंड भी बना लिया है, ताकि लोग अपने परिवार के साथ यहां पर खुशियों के पल बिता सकें। यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कॉटेजेस नुमा यहाँ पर बने हुए हैं। हट्स, इन हट्स को देख सकते हैं। बच्चों के लिए खेलने की अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चूंकि एरिया बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोटिंग की भी विशेष करके सुविधा यहाँ पर रखी गई है। हालांकि मछली पालन के लिए उन्होंने शुरू किया था ये, लेकिन धीरे धीरे अब इसको कमर्शियलाइज किया जा रहा है और बाहर से लोग आ सके, टूरिज्म यहाँ पर बढ़ सके, इस ख्याल से इसे पूरी तरह से डेवलप किया गया है। और इसमें मेरे को मछली पालन मेरा मेन जो प्राइमरी काम है वो है, और इसको 1 साल में मैंने डेवलप किया। ये बैरन लैंड थी, तो 1 साल ये आर्टिफिशियल लेक क्रिएट की गई 50 एकड़, और अभी मैं इसमें फिश फार्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट हार्वेस्ट चल रहा है मेरा। पैरेलली जब ये मैंने स्टार्ट की तो फर्स्ट डे ही एक्वा पार्क या इको एक्वा पार्क मेरे जहन में था कि वो मेरे को इसमें क्रिएट करना है और इसको नॉर्थ इंडिया का पहला एक्वा पार्क बनाना है। नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा एक्वा पार्क नहीं है, और जो कि एनसीआर की इतनी नजदीक हो। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हर जगह से एवरेज 30 से 40 मिनट में आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद के मोदी नगर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को धिया दी लोहड़ी यानी कि बेटियों की लोहड़ी नाम दिया गया है। इसका मकसद साफ था कि बेटे और बेटियों का फर्क मिटाना। देखिए, लोहड़ी आने में वैसे तो चंद रोज बाकी हैं। 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले लोहड़ी को लेकर ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेलिब्रेशन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसा ही कार्यक्रम गाजियाबाद के मोदी नगर में आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम के जरिए ये बताया गया कि बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों समान हैं, दोनों बराबर हैं, बेटियां किसी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। इस खास मौके पर लड़कियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। यही वजह है कि इस लोहड़ी कार्यक्रम में शिरकत करने वाली सभी बेटियों को 5100 रुपए शगुन के तौर पर भी दिए गए। ये हर लड़की के लिए बनाना चाहिए लोई, लड़कों के लिए नहीं, स्पेशली लड़कियों के लिए भी बनानी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं समाज में, पर बहुत कम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। हम अपने घरों में भी बहुत कम बार ये महसूस करते हैं कि लड़के लड़कियों को इक्वल माना गया है। हम इस चीज़ पे रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक प्रयास कर सकते हैं उनको इक्वालिटी शो करने का। पंजाब के फरीदकोट जिले में भी लड़कियों की लोहड़ी के रंग देखने को मिले। यहां एक नर्सिंग कॉलेज में यह आयोजन हुआ, जहां पंजाब की पारंपरिक ड्रेस पहनकर लड़कियों ने डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बेटियों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम का मकसद बेटे बेटियों के फर्क को मिटाना था। तो सभी यहां पर मौजूद हुए, सबने गिद्दा किया और पारंपरिक तरीके से जो उनका नृत्य है गिद्दा, वो यहाँ पर सभी ने किया और लोहड़ी सेलिब्रेट की। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं पतंगों की दुनिया में। मकर संक्रांति से पहले ही पतंगों से आसमान भरा हुआ है। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चल रहा है, जहां देश विदेश के कई पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। यहां आपको विदेशी सैलानी भी हाथों में पतंग की डोर पकड़े नजर आ जाएंगे। रंग बिरंगी और अलग अलग डिजाइन वाली पतंगों से वडोदरा का आसमान रंगा हुआ है। तो देखिए, वडोदरा में तो काइट फेस्टिवल चल रहा है और केवल वडोदरा में ही नहीं चल रहा। आपको बता दें कि हम गुजरात के अहमदाबाद में भी काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और ये काइट फेस्टिवल 14 जनवरी तक यानी मकर संक्रांति के दिन तक चलेगा। हालांकि तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती हैं पतंगबाजी के इन रंगों की, और गुजरात के आसमान में तो पतंगबाजी के रंग दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पंजाब के अमृतसर की है। देखिए, पतंगबाजी की तैयारियां यहां पर भी जोर शोर से हैं और पतंगबाजी होगी मकर संक्रांति के मौके पर। कुछ लोग लोहड़ी वाले दिन भी पतंग उड़ाएंगे अपनी खुशी का इजहार करने के लिए। तो पतंगों से बाजार अमृतसर के सज गए हैं। Kite festival very interesting because a lot of people, a lot of countries in this festival, a lot of festival little local, but festival in Gujarat it's very biggest. People from Australia, from Georgia, from Germany, a lot of country, and it's very interesting because we can communicate, we can saw different kites, we can saw different ideas. ऐसा कि अब के टाइम जो है टाइम टू टाइम का रहेगा काम। जैसे अब सीजन पास है, बिल्कुल लोग ठीक है ज्यादा परचेज कर रहे हैं, जब सीजन चला जाता है फिर कम परचेज होती है। जैसे पाकिस्तानी डिजाइन आए हैं नए और बड़ी बड़ी वक्री वक्री वैरायटियों की पतंगे आई हैं, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी डिजाइन लें, क्योंकि वो एक नया ट्रेंड चल रहा है। कितने जोर शोर से ये त्यौहार मनाया जा रहा है? सर, ये बेसिकली ये जो त्यौहार है ये सारा हवा पे डिपेंड है। यहाँ हवा चलेगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा पतंगे उड़ पाएगी। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए मिले करोड़ों के चंदे के बाद अब भी रामलला को बड़ी संख्या में दान और चढ़ावा मिल रहा है। सोमवार को काशी के हरिद्वार पीठ के उत्तराधिकारी के स्वामी संयमम तीर्थ जी महाराज मंदिर आए थे। यहां उन्होंने तकरीबन 168 किलो चांदी और 48 ग्राम सोना रामलला को भेंट किया। ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसका इस्तेमाल खिड़कियां और दरवाजे बनाने में किया जाएगा। ट्रस्ट को पहले भी 500 किलो से अधिक की चांदी मिल चुकी है। इसके जरिए रामलला के सिंहासन का चबूतरा बनेगा, तो वहीं सोने के जरिए मुकुट बनाया जाएगा। तो लगातार चढ़ावा आ रहा है और रामलला को और रामलला के मंदिर को भव्यता से बनाने के लिए लोग प्रेम से दान कर रहे हैं। काशी मठ संस्थान वाराणसी के उत्तराधिकारी पूज्य स्वामी संयमेंद्र तीर्थ जी महाराज अपने भक्तों शिष्यों के साथ राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए पधारे। उन्होंने अपने संस्थान की ओर से 167.8 और 167.4 केजी किलोग्राम चांदी और 47.8 ग्राम
47.8 ग्राम सोना रामलला के चरणों में समर्पित किया। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं बिहार के गया में रहने वाले दानवीर चाय वाले से। संजय चंद्रवंशी को पूरा इलाका दानवीर चाय वाले के नाम से जानता है। लोग बताते हैं कि वो पिछले 35 सालों से गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त में चाय पिला रहे हैं। वो जरूरतमंदों को न सिर्फ चाय पिलाते हैं बल्कि उनके लिए खाने का भी इंतजाम करते हैं। सबसे पहले वो सुबह जरूरतमंदों को चाय पिलाते हैं, ठंड में उनके लिए अलाव का इंतजाम करते हैं, दिन में खाना भी संजय चंद्रवंशी ही इन लोगों को खिलाते हैं। यहाँ हमें जैसे माँ को बेटा गला लगा लेती है, पिता बच्चों को गले लगा लेता है, हमें इस प्रकार का सुख मिलता है यहाँ पर जैसे माता पिता का सुख। ये हमारे भगवान से कम नहीं। 36 वर्ष से हम सर कर रहे हैं और 36 वर्ष से कर रहे हैं। गरीब लोग का, पागल बौड़हा, साधु महात्मा को सेवा करते हैं। सवेरे में चाय बिस्कुट देते हैं, दोपहर में खाना देते हैं और हर साल अलाव की व्यवस्था करते हैं। हर साल 200 कम्बल भी बंटवाते हैं। नई नई गाड़ियों के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। ऑटो एक्सपो 2023 की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यानी 11 जनवरी से ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज हो जाएगा। हालांकि कल ऑटो एक्सपो सिर्फ मीडिया के लिए ही होगा। आपको बता दें, जबकि ऑटो एक्सपो का उद्घाटन 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों से होगा। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने ऑटो एक्सपो 2023 के आकर्षण और व्यवस्था को लेकर SIAM के डीजी राजेश मेनन से बात की है। आइए सुनते हैं कैसी होगी इस बार ऑटो एक्सपो। ऑटो एक्सपो 2023 शुरू हो रहा है। 13 जनवरी से आम लोग भी यहां पर पहुंच सकेंगे। हमारे साथ राजेश मेनन जी हैं, डीजी सियाम। सर, इस बार किस तरह से खास होने वाला है ऑटो एक्सपो? ऑटो एक्सपो जो मोटर शो हम लोग ऑर्गेनाइज करें IML में, वो 13 तारीख से 18 तारीख तक है, जनवरी ऑफ कोर्स। इस बार आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो हैं गाड़ियों की देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 2-3 व्हीलर, कार्स, कमर्शियल व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल्स, CNG LNG की गाड़ियाँ, हाइड्रोजन से चलती हुई गाड़ियाँ, इथेनॉल बेस्ड व्हीकल, जो तो आपको सारी के सारी जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑप्शन सब देखने को मिलेगा। सर, कौन कौन से बड़े ब्रांड हैं, कितने नए व्हीकल लॉन्च होने वाले हैं, कितने मैन्युफैक्चरर्स हिस्सा ले रहे हैं? अगर आप देखें 114 एक्सिबिटर्स हैं। 114 एक्सिबिटर्स में से करीबन 80 इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं। उनमें से हम जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, टोयोटा क्लोस्का मोटर, ह्युंडई, किया, टाटा मोटर्स सब पार्टिसिपेट कर रही हैं, आइशर, अशोक लेलैंड। उसके अलावा हम लोग इस शो में करीबन 75 लॉन्चेस होंगी, गाड़ियों की न्यू लॉन्चेस और अनवीलिंग्स दिखी जाएंगी इस शो के अंदर। सर, अब क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या देखने को मिलेगी? अभी जो हम बात करते थे, अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत CNG के बाद आया, अब हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं। क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज यहाँ दिखने वाली हैं? जैसे ही मैंने बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी दिखेंगे, काफ़ी मूवमेंट है। बैटरीज में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, तो वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा इथेनॉल के अंदर फ्लेक्स फ्यूल में काफ़ी फोकस चल रहा है, उसमें वर्किंग प्रोटोटाइप कुछ कंपनी डिस्प्ले करेंगी, वो भी देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन में बिल्कुल देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से की फोकस क्या रहने वाला है? कितना फुटफॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जनवरी में इस बार आप ऑटो एक्सपो कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ठंड की वजह से कहीं फुटफॉल कम ना हो जाए। उम्मीद है कि फुटफॉल जैसे पिछली बार है उससे ज़्यादा ही हो, उम्मीद रख रहे हैं हम। कोशिश रहेगी कि लोग आके देखें और फोकस रहेगा क्लीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल मोबिलिटी। ठीक है राजेश मेनन जी, बात यही कहते हुए कि ऑटो एक्सपो में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, कार के लिहाज से, फ्यूल के लिहाज से। तो 13 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप भी जरूर अपने परिवार के साथ पहुंचे और दिखाएं कि आखिर आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में या फिर एथेनॉल व्हीकल में आपके लिए, आम आदमी के लिए क्या कुछ ऑप्शन ये ऑटो एक्सपो लेकर आ रहा है। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ मनीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है। वहां के गांधी पार्क में लगी ये प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलेगी। इसमें अलग अलग किस्म के कई फूल शामिल है। रंग बिरंगे सुंदर फूलों से पार्क को एक बगिया की तरह सजाया गया है। देखकर ऐसा लगता है जैसे फूलों की टोकरी यहां पर लगाई गई हो। इस फूलों की बगिया में कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे भी शामिल हैं। शहर के लोग बड़ी तादाद में इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी का मकसद कुदरती सुंदरता को बरकरार रखने के लिए हरियाली को बढ़ावा देना है। साथ ही किसानों को खेती के नए तरीकों से भी रूबरू करवाना है, उनको इनके लिए प्रेरित करना है। प्रकृति को दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये, यहाँ पे है ना, करना भी चाहिए। और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने मतलब कि प्रकृति को संभालने की कोशिश की हुई है। हम पूरा अभी देख नहीं पाए हैं, हालांकि अभी हमने एंटर किया है। बाकी एक एक स्टाइल में हमको आधा घंटा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है।
फिल्म अवतार 2 के फैंस के लिए गुड न्यूज है। 454 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर अब भारत में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली विदेशी फिल्म बन चुकी है। हालांकि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में अवतार 2 फिलहाल 7वें नंबर पर है और नंबर 1 पर इसी फिल्म का पहला पार्ट यानी अवतार फिल्म जो 2009 में रिलीज हुई थी। 16 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म अवतार 2 का जिस तरह से अभी भी दुनिया भर में क्रेज बना हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि यह फिल्म जल्द ही अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और आनंद के साथ इतना ही।